तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो। डे नंबर 10 पे आ चुके हैं 100% पास गारंटी सीरीज में। सच कहूं तो जिस बच्चे ने आज की डेट तक भी अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया ना, दुनिया की कोई ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो पेपर में आते ही आते हैं, अकाउंट्स के अंदर बहुत कम समय बचा है। मैं कहता हूं यार मैं तुम्हें सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तभी सवाल बना पाओगे ना। थ्योरी तो है नहीं, प्रैक्टिकल सवाल तभी बना पाओगे जब उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, फॉर्मेट, कंप्यूटेशन सब अच्छे से आता हो। उसके बाद फिर मैं तुम्हें होमवर्क में भी क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन के आंसर भी देता हूं, और मैं इन पूरे टॉपिक का आपके एक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा ताकि मिनिमम 40 नंबर कवर हो सके आपके। तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत करना, मैंने प्लेलिस्ट भी अच्छे से बना दी है। तो आओ हम चलते हैं गुडविल विद पास्ट एडजस्टमेंट, वो टॉपिक करते हैं जो गुडविल चैप्टर में बहुत ज्यादा आता है, पेपर में बहुत ज्यादा चांस अगर आया तो ये टॉपिक आएगा। एडजस्टमेंट से नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना हम गुडविल चैप्टर में जो भी नेट प्रॉफिट लेते हैं बिजनेस का, जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट लेते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना वो क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। वो क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट है इसका सिंपल सा मतलब है आप जब नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, पी एंड एल अकाउंट आप बनाते हो, उससे जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो उसके अंदर एबनॉर्मल गेन नॉर्मल गेन दोनों होता है, और उसमें से एबनॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल लॉसेस दोनों माइनस होते हैं। बट हमें चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर तुम नेट प्रॉफिट नॉर्मल निकालना चाहते हो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो तुम्हें एबनॉर्मल वाली चीजों को हटाना पड़ेगा। तो तुम वो कैसे निकालोगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी आपको चाहिए क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हमारा गेन नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैंने कोई मशीन बेची, मुझे उससे फायदा हो गया, तो मेरे रोजमर्रा का काम नहीं है, मेरी कोई डिविडेंड इनकम आ गई, कोई और प्रॉफिट हो गया अचानक से, इंसिडेंटल गेन, वो नॉर्मल नहीं है, वो कभी कभी हो गया, अचानक से हो गया, वो रोजमर्रा का काम नहीं है कि हर महीने सैलरी आती है, ऐसा नहीं है। तो जो एबनॉर्मल गेन है वो भी नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होगा, उसको हटा दो। और जो एबनॉर्मल लॉस है आपने नेट प्रॉफिट कम कर दिया होगा, जबकि हमें एबनॉर्मल लॉस को भी नहीं लेना, एबनॉर्मल गेन को भी नहीं लेना। एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, उसे माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉसेस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक कर लेंगे। सो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। बात सिर्फ इतनी है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देना। आग जल गई है, एबनॉर्मल लॉस है, उससे कोई नुकसान हुआ तो वो ऐड बैक कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सिंपल छोटा सा कैलकुलेशन है ये। अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डीपली समझाऊंगा। आई नो कमजोर बच्चे बहुत सारे देख रहे हैं इस वीडियो को, समझ आ जाएगा। मैंने रट्टा भी लगवा दिया आपको, एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, और उससे पहले मैंने तुम्हें क्लियर कट समझा भी दिया अच्छे से कि बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में सारे गेन होते हैं, तो एबनॉर्मल वाला हटा दो, सारे लॉस इसमें से कम हो जाते हैं तो लॉस वाला ऐड कर दो। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंस, ध्यान समझना। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया आपका बैलेंस शीट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करता हूं, फिर चलूंगा क्वेश्चन पे। रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन से होते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, उसे बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का खर्चा। और रेवेन्यू नेचर का खर्चा पी एंड एल में किस साइड आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट साइड आता है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। एक्चुअली ये कमाई की साइड है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड खर्चा है, क्रेडिट साइड कमाई है। तो यहाँ सारा फायदा है, यहाँ सारा क्या है, नुकसान है। तो यहाँ पे पी एंड एल में डेबिट साइड आपने क्या करना है, जो भी खर्चा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लिख देना होता है, जो भी जितने भी खर्चे हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आता है, बैलेंस शीट में। अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं, बिल्डिंग खरीद रहा हूं, फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो वो बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, एसेट साइड, वो यहां नहीं आएगा। मान लो 10 लाख की मशीन खरीद, 10 लाख यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। लेकिन उस मशीन पे कोई रिपेयर वगैरह कराया तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो फिर पी एंड एल में आएगा। तो रेवेन्यू नेचर की चीजें पी एंड एल में जाती हैं, और कैपिटल नेचर की चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं। अब कई बार ये करते क्या है, गलती से रेवेन्यू नेचर की चीज को कैपिटल मान लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इन्होंने रिपेयर कराया है,
ठीक है, या फिर इन्होंने ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, ट्रैवलिंग किया, रिपेयर कराया, गलती से ही, सही है, इन्होंने गलती से क्या किया, इसको मान लिया कि एसेट्स खरीदी है, एसेट्स यानी कि मशीन खरीदी है या कार खरीदी है, तो यानी कि रेवेन्यू नेचर की चीज को गलती से कैपिटल नेचर मान लिया। मेरी बात ध्यान समझना, इन्होंने कोई ट्रैवल किया या कोई रिपेयर कराया, ठीक है, उसको इन्होंने बोल दिया, मशीन का नाम दे दिया, तो भैया आपने रिपेयर कराया है, मैं यहाँ से दिल्ली घूमने गया हूँ, मैंने कह सकता मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, ठीक है, तो अगर आपने रेवेन्यू नेचर की चीजों को कैपिटल मान लिया तो होगा क्या, आपने उसे कैपिटल मान लिया तो आपने उसको यहां पर दिखा दिया, यहां दिखाया, ठीक है, तो आपने फिर यहां कुछ दिखाया नहीं, यहां पे कुछ लिखा ही नहीं, भाई आपने रेवेन्यू नेचर की चीज को कैपिटल मान लिया तो उसे आपने बैलेंस शीट में दिखाया, पी&एल में दिखाया ही नहीं जो खर्चा हुआ, क्योंकि आपने उसे एसेट मान लिया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, आपने खर्चा यहां दिखाया नहीं, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। तो ठीक करने के लिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, राइट, उसको कम करेंगे, जो भी आपने गलती करी है उससे उसको कम कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया तो भैया यहां पे आपने दिखाया ही नहीं उस चीज को, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे। अच्छा अब दूसरी चीज, मेरी दूसरी बात, अब क्योंकि आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आपने मशीन का मान लिया कि मशीन खरीदा है, तो जब आपने उसे मशीन खरीदा है तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, क्योंकि आपने उसे मशीन माना है तो मशीन पर डेप लगाए, और डेप्रिसिएशन आपने यहां दिखा दिया होगा 2 डेप, पर डेप्रिसिएशन यहां आना नहीं चाहिए क्योंकि वो मशीन है ही नहीं, वो तो ट्रैवलिंग खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, खर्चा मान लिया हमने इसको, हमारा प्रॉफिट कम किया, तो जितना भी डेप है ना, डेप का अमाउंट वो क्या कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। ये ट्रीटमेंट है अगर आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, आपने मशीन खरीदी, ठीक है, मशीनरी परचेज किया है और गलती से आपने क्या किया, उसको रिपेयर मान लिया, यानी कि इस सिचुएशन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आपने रेवेन्यू मान लिया, जैसे ही आपने इसे रिपेयर माना आपने यहां दिखा दिया होगा पी&एल के डेबिट साइड में, प्रॉफिट गिर गया होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अच्छा था तो वो मशीन, आपने गलती से रिपेयर मान लिया, तो आपने मशीन तो माना ही नहीं उसको, तो आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पर डेप लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये मशीन है तो मशीन पर डेप लगेगा, पहले लगाया था आपने तो आपको डेप लिखना पड़ेगा, तो पहले प्रॉफिट ज्यादा और होगा, डेप लिखते ही थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहां से माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक जिसका थोड़ा बहुत क्लियर है ना वही समझ पाएगा। तो अगर आप सोचना कि ये आना कहां चाहिए, इन्होंने नहीं लिखा वहां पे, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा ये आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है उसके थ्रू करते हैं, मैं वहां पे भी आपको क्लैरिटी दूंगा, डोंट वरी, स्टॉक अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रमन और पवन दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है इक्वली, इन्होंने लव को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, इक्वल शेयर के लिए, दो पार्टनर है, इक्वल मतलब 1/3। गुडविल वाज अग्रीड 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई 2 से करोगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है, वेट है 1 2 3 4, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट दे रखा है, इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम टेबल बनाते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। आप समझते जाओ अच्छे से, मेरे साथ साथ नोटिंग करते चले जाओ। ये हो गया ईयर, पहले हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, मैं वो कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले ईयर लिखो, ईयर के बाद लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है, ईयर के बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद होगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आएगा वेट और फिर आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आ गया वेट, ये क्वेश्चन में दिया होता है। अब ये हमें निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो, और यहां हम करेंगे एडजस्टमेंट्स जो भी प्लस माइनस होगा, और ये आएगा नेट प्रॉफिट बिजनेस का, और ये है ईयर, ठीक है। तो जब भी अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर नहीं होता तो मैं ये दो कॉलम नहीं बनाता, फिर मैं यहीं तक बनाता। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में प्रोडक्ट भी आता है, वेट भी आता है, तो हम पूरा बनाएंगे। अब एक एक चीजें देखते चले जाते हैं। ईयर एंड 22 23 24 25, ठीक है। तो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, और जो प्रॉफिट आपके सामने है वो 70 155 144, 70,000, 1,55,000,
1,44,000, ये 55,000 जो है आप माइनस में लिख लोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गया। परस्यू एंड फॉलोइंग अ नोटिस, यहां तक आपने बेसिक काम कर लेना है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया है, बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको उठा के रख लिया लास्ट वाला टोटल कॉलम है। अब यहाँ पे वेट जो गिवन है वो वेट कितना दिया, 1 2 3 4 22 23 24 25 को, तो यहाँ पे दिया है वेट 1, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 4। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, ध्यान से समझना क्या लिखा है। फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, भैया देखो बिल्डिंग को बेच के जो प्रॉफिट कमाया, क्या तुम्हारा रोज का धंधा ये है? नहीं, तो ये एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन को करना है माइनस, एबनॉर्मल लॉस को करना है प्लस, ये बात आपको पता है। एबनॉर्मल गेन लिख भी दिया क्वेश्चन में, क्या पता कल को ना लिखे। 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, हम माइनस कर देंगे 31 मार्च 2022 में, यहां माइनस कर देंगे कितना, 10,000, ठीक है, माइनस कर दिया। फर्म को लॉस हो गया कंप्यूटर के बेचने पे, जो कि एबनॉर्मल लॉस है वो प्लस हो जाएगा 31 मार्च 2023, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। कितने का लॉस हो गया कंप्यूटर की सेल पे, 20,000 का, तो आप 20,000 प्लस कर दोगे, 20,000 प्लस, ठीक है, यही एडजस्टमेंट होता है। रिपेयर ऑफ कार, ध्यान से अच्छे से समझना, कार का रिपेयर कराया 50,000 का, रॉन्गली डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, उसको गाड़ी मान लिया। अरे यार तुमने कार का रिपेयर कराया है, अरे रिपेयर कराया तो पीएनएल के डेबिट साइड भेजो ना, खर्चा दिखाओ, नहीं गाड़ी मान लिया उसको, उसको एसेट मान लिया आपने, मतलब रेवेन्यू नेचर की चीज है और आपने उसे क्या मान लिया, कैपिटल मान लिया। भाई गाड़ी का रिपेयर कराया, गाड़ी थोड़ी खरीदा है, तो इसका मतलब आपने उसे कैपिटल मान लिया, तो पीएनएल में नहीं दिखाया, जो आपने गाड़ी का रिपेयर कराया वो आपने पीएनएल में नहीं दिखाया, खर्चा नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट को माइनस करेंगे। कब हुआ ये, 1 जून को, तो मतलब ये 23-24 ईयर के अंदर हुआ है, 23 और 24 के अंदर, तो 31 मार्च 2024 में आपने क्या करना है, इसमें से आपने यहां नहीं दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया आपका, तो आपको क्या करना है, 50,000 माइनस करना है, कहां पे, 24 में, यहां पे माइनस कितना करना है, 50,000, क्योंकि आपने पीएनएल में जो खर्चा हुआ वो नहीं दिखाया, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ गया। ठीक करने के लिए आप कम कर दो। अच्छा, आपने क्योंकि उसको कार मान लिया, एसेट मान लिया, तो उस पर डेप भी लगा दिया होगा, जबकि डेप नहीं लगेगा क्योंकि वो कार है ही नहीं, वो तो रिपेयर है, या मशीन है ही नहीं, या बिल्डिंग है ही नहीं, वो तो रिपेयर है, तो आपने डेप लगा दिया होगा, यहाँ डेप लिख दिया होगा, जैसे आप यहाँ डेप लिखोगे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चे की साइड है ये, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ठीक करने के लिए ऐड बैक करेंगे, तो कितना डेप लगेगा इसके अंदर, क्योंकि कार कितने की थी, 50,000 की, और डेप्रीशिएशन कितना लगा दिया, 12%। लेकिन ये कार खरीदी कब, 1 जून को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अप्रैल मई 2 महीने ही खत्म हुआ, 10 महीने का हो गया, तो 10/12, 12 से 12 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0, तो 5,000 रुपए का आपने डेप्रीशिएशन कुल मिला के लगा दिया उस पर। प्रॉफिट आपने 5,000 से कम कर दिया, ठीक करने के लिए क्या कर दोगे, 5,000 से प्रॉफिट बढ़ा दोगे, वो डेप नहीं लगना चाहिए था उस पर, वो एक्चुअली वो असेट, वो गाड़ी है ही नहीं, वो तो रिपेयर था, तो डेप लगने का सवाल नहीं, डेप लगाया, प्रॉफिट गिराया, ठीक करने के लिए एड बैक कर दो। लेकिन क्योंकि डेप्रीशिएशन SLM मेथड से लग रहा है, तो 50,000 का 12% हर साल 6,000 रुपए लगेगा। इस साल क्योंकि 1 जून को खरीदा था ये, तो जून से लगाया, बट अगले साल पूरा बेचा तो है ही नहीं इसको, अभी इस कार को कहीं ना कहीं बेचा तो है ही नहीं, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन अगले साल भी लगेगा 6,000 का। तो अगले साल इन्होंने डेप लगा दिया होगा 6,000 का, ऑब्वियसली आपने गाड़ी मान ली, तो हर साल आप डेप लगाते चले जा रहे हो, अगले साल भी डेप लगा दिया होगा, 6,000 का प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5, वैसे हर साल 6,000 ही ऐड होता है, क्योंकि भाई SLM मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि पहली मशीन 1 जून को खरीदी थी, तो 10 महीने का, फिर अगले साल पूरे साल का लगा दिया होगा डेप आपने, तो आपको प्लस कर देना है, डेप नहीं लगाना चाहिए था उस पर, वो कार नहीं है, वो रिपेयर है। ठीक है, तो ये है 70 में से 10 गया, तो जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया 60,000 का, 60,000 इंटू 1 ये आएगा 60,000 प्रोडक्ट के अंदर, 10,000 प्लस 20 ये आएगा 1,20,000, मतलब 1,00,000 प्लस 20, 120 इंटू 2 ये आएगा 2,40,000। ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ कितना आएगा, इसको एक बार सॉल्व करो, माइनस प्लस के अंदर 50,000, तो ये क्या कितना है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 5,000 होगा ना, कहाँ से 50,000 लिख रहा हूँ मैं, 5,000 आएगा डेप्रीशिएशन ना, यहाँ निकाला हमने कितना 5,000 आया। ठीक है, तो 5,000 ये हो गया, माइनस करोगे 50,000, माइनस करोगे 55,000, तो माइनस का 1,00,000 हो गया, माइनस का 1,00,000 इंटू 3, तो ये माइनस का 3,00,000 हो जाएगा। फिर ये हो गया 144 प्लस 60 150, 150 अकाउंट्स में यही 1 0 कम लग गया, 1 0 ज्यादा लग गया, सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। 15 चौके 60, 6,00,000 रुपए आएगा, तो 6 माइनस 3 ये आएगा 3,00,000, और ये आएगा 3,00,000, टोटल ये आएगा टोटल 6,00,000।
4 3 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिगर चेंज होगा, बस मेन पॉइंट जो आपने पढ़ा ना सबसे आखिरी वाला पॉइंट गाड़ी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज था तो आगे आपका 1,20,000। अगर कोई सैलरी वगैरह दी होती ना, या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन बोला होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट, तो ये जो 60,000 है उसमें से माइनस करते, फिर इनटू 2 से करते मल्टीप्लाई। हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आया होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। डन है, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब चलते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन के ऊपर, और एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरीके से। कैलकुलेट द गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई 3 करोगे, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वेटेड एवरेज से भी। मैं वेटेड एवरेज करा रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा टफ है। अगर यही नॉर्मल प्रॉफिट वाला काम होता, एवरेज प्रॉफिट वाला काम होता, तो बस ये 2 काम नहीं होता, फिर ये निकलता टोटल, आपका टोटल निकलता है, इसको 4 से डिवाइड देते, एवरेज प्रॉफिट आता है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते, खत्म काम। ये 4 साल का प्रॉफिट निकला है, नॉर्मल प्रॉफिट। वेटेड एवरेज में वेट और प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, 2 कॉलम फालतू बन जाते हैं, बस यही है। अच्छा, अब ये है 20 21 22 23, तो हम एक काम करते हैं, 3 से करना है मल्टीप्लाई। टेबल फटाफट बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका ईयर, ईयर के बाद ये आ गया आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद ये आ गया आपका एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद आ गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फिर है वेट, और फिर है प्रोडक्ट। ये है वेट, ये है वेट, और ये है प्रोडक्ट, ये है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, और ये है एडजस्टमेंट्स, ये है एडजस्टमेंट्स, और ये है आपका ईयर, ईयर के बाद ये है आपका प्रॉफिट्स, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है। ईयर दिया 20 21 22 23, और 31 मार्च का ही है ये, तो 31 मार्च 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, ठीक है। तो अब ये हम इसको करते हैं टोटल। अच्छा, ये आ गया टोटल प्रॉफिट्स, कितना दिया गया आपको? 28 27 46 900 53810, 28,000 27,000 46 900 53180, 53180, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट दे दिया गया यहां तक। पिछले क्वेश्चन में देखो ऐसी था, आपको ईयर दे रखा था, बाकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखा था, और आपने अगले, अब हमने पिछले क्वेश्चन का भी इसी तरीके से देखो पूरा का पूरा काम किया था, ब्रैकेट माइनस को ब्रैकेट में दिखा दिया था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ माइनस है नहीं। ऑन 1 अप्रैल 20, अब ज्यादातर बच्चे जो गलती करते ना, पता है, ईयर को देख के गलती करते ज्यादातर बच्चे। ये क्या लिखा है 1 अप्रैल 20, तो वो यहां नहीं आएगा, ये डेट सिर्फ 31 मार्च 20 तक है। ये है 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 की डेट, इसके अंदर फॉल करेगा वो। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था 10,000 का, विच वॉज चार्ज एज रेवेन्यू। भैया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मेजर रिपेयर है, बड़ा रिपेयर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जहां मोटा पैसा लग गया, लेकिन गलती से उसे रेवेन्यू मान लिया, खुद ही क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब उसे रेवेन्यू माना तो आपने पीएनएल के डेबिट साइड लिख दिया उसको, जैसे ही पीएनएल के डेबिट साइड लिखोगे कोई चीज तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए भैया यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट? 10,000। 10,000 का मेजर रिपेयर था, वो बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। आपने पीएनएल में लिख के प्रॉफिट कम कर दिया, ठीक करने के लिए ऐड बैक कर दो दिस सेड। और क्योंकि आपने उसको रेवेन्यू मान लिया तो आपने कोई डेप्रीशिएशन वगैरह कुछ लगाया नहीं, बट है वो कैपिटल, तो उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 10%। किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WDV मेथड से। तो देखो यार 10,000 की उसकी कॉस्टिंग है, उसको खरीदा आपने 10,000 में, गलती से रेवेन्यू मान लिया था तो उसको ऐड कर देना 10,000। अब उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 10%, और ये काम साल के शुरू में किया है तो भाई 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन इस साल लगेगा,
₹1000 यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि भाई डेप है, डेप प्रॉफिट को कम करेगा। आपने डेप नहीं लिया था पहले क्योंकि उसको मशीन माना ही नहीं था, हम उसको मशीन मान रहे तो डेप भी लेंगे। ₹1000 यहाँ पे, फिर ये बन गया 9000 का। फिर अगले साल डेप लगेगा ₹900 क्योंकि WDV मेथड है, यहाँ से 900 माइनस होगा, फिर यहाँ से 8। जब तक मशीन तो हमेशा आगे तक है ना, बेचा तो है नहीं, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि आपने उसे अब मशीन मान लिया है, पहले नहीं माना था अब मान लिया है, तो अब तुम्हें डेप हर साल लगाना पड़ेगा 10% कम करके, क्योंकि ये WDV मेथड है। अगर ये SLM मेथड होता हर साल हजार माइनस करता मैं, बट ये WDV है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो भैया माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा उस पर डेप लगाना है। आई होप इतना पता होगा आपको, इतना आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। असली कॉस्ट 10,000 का, डेप 10% है, ₹1000 माइनस करोगे 9000 आएगा, 10% फिर 900, इसका 10% निकालोगे रिड्यूसिंग बैलेंस का, WDV का, रिटन डाउन वैल्यू का, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा आपको, यहाँ पे 27,000 में प्लस करोगे 10,000, 27,000 प्लस करोगे 10,000, माइनस करोगे 1000, यहाँ माइनस करोगे 900, यहाँ माइनस करोगे 810, बस और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, बस और कोई पॉइंट नहीं, खत्म। और वेट दिया गया है 31 मार्च, 20 और 21 को 1 दे दिया, 20 और 21 को 1, इसको 1 दे दिया, 20 को, 21 को भी नहीं 1, 20 को 1 दे दिया, 21 को भी 1 दे दिया, फिर ये 2 ये 3 ना, कोविड की वजह से दोनों ईयर को 1 दे दिया और बाकी फिर 2 और 3 वेटेज दे दिया। अब ये 28,000 बिल्कुल सेम है, तो ये 28 ही लिखो। 27 प्लस 10, 37 माइनस 1 जाएगा, तो ये आएगा 36,000, 28 इंटू 1 28, 36 इंटू 1 36, 46,900 में से 900 जाएगा 46,000, तो 46,000 इंटू 2 ये आएगा 92,000, और 53,810 माइनस 810 ये 53 आएगा, 53,000 इंटू 3 1,59,000। अगर आप ऐड करोगे इसको 159 प्लस 92 प्लस 36,000 प्लस 28,000 ये आएगा 3,15,000, 3 4 5 6 7। तो अब जब हम गुडविल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 3,15,000। टोटल वेट कितना है? 7। और कुछ भी चीज से माइनस करने के लिए तो है ही नहीं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज में आप 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 7 आएगा 45,000 इंटू 3 1,35,000। ये आ गई पूरे बिजनेस की गुडविल। तो इस तरीके से आपको जितने भी पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत ज्यादा चांस है कि आपको दिखे गुडविल वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, एडजस्टमेंट वाला पॉइंट, तो आप ये आराम से कर सकते हो। 3 to 4 मार्क्स ही मिनिमम आपको देकर जाएगा क्वेश्चन, और इस आ चुके हैं क्वेश्चन पास्ट ईयर में, राइट। चलो इनकी प्रैक्टिस करना, मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, वहां पे एसपीसी से आपके अंदर जाके होमवर्क क्वेश्चन बनाना। फिलहाल हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आता है टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहां आता है परचेज, यहां आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर यहां आता है क्लोजिंग स्टॉक, और यहां आता है बाई सेल्स। ठीक है, ऊपर नीचे आता है, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लो क्लोजिंग स्टॉक और यहां लिख लो सेल्स। ठीक है, अब फिर इसमें से सारा घटाते हैं, यहां आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया इधर, तो आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाएगा। लाइक मान लो ये 7 है और ये टोटल मिला के 4 है, तो 7 में से 4 के आंसर 3 आया। और अगर आप इसको 1 और 7 प्लस 8, 8 माइनस 4 के आंसर 4 आया। अगर इसे 2 ले लोगे, 7 प्लस 2 9, 9 में हो जाएगा 5। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको कम कर दोगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को कम कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया आपने, तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का आपने अंडर वैल्यू कर दिया, फिर क्या हो, कम दिखा दिया। भाई 7 प्लस 2 9, 9 में से 4 गया 5 आ रहा था आंसर, इसे 1 ले लिया, 7 प्लस 1 8, 8 में से 4 गया 4, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। ठीक करने के लिए एड बैक कर देना। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक करने के लिए कम कर देगा, कम कर देना। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो ठीक करने के लिए क्या कर देना, इसको एड बैक कर देना, राइट। अच्छा एक चीज और है, आपने अगर ये जो ट्रीटमेंट है ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने बढ़ाया या कम किया
तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मेरी बात समझना, इस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बनेगा। अगर आपने इस साल की क्लोजिंग को 1 से बढ़ा दिया तो इसका मतलब है अगले साल का ओपनिंग भी 1 से बढ़ गया। और अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा ना तो जीपी क्या होता है, कम होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी कम होगा। ठीक करने के लिए क्या कर देना, उसको ऐड बैक कर देना। कुल मिला के एक बात अपनी कॉपी में लिख लो, कमेंट सेक्शन में लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बढ़ेगा घटेगा दोनों एक साथ। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने कम कर देना, बट अगले साल का प्रॉफिट घट जाएगा, ठीक करने के लिए ऐड कर देना। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया तो इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक करने का ऐड कर देना। पर अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। ये माइनस करने वाली चीज होती है ना, डेबिट साइड, वो आपने कम कर दिया, प्रॉफिट बढ़कर आएगा। ठीक करने के लिए क्या कर देना, फिर आप उसे कम कर देना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर में भी पड़ता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ना गलती यहां करता है, तो यहां तो नेक्स्ट ईयर है ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, यहां अगर कोई चेंज करेंगे तो उसका नेक्स्ट ईयर में इंपैक्ट पड़ेगा, यहां करेंगे तो यहां। आखिरी में अगर आपने लास्ट ईयर मान लो 31 मार्च 23 को आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए कम कर देना। अगले साल कुछ है ही नहीं, साल है ही नहीं, डेटा है ही नहीं, फिगर है ही नहीं, तो कहां से करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, थोड़ा बेसिक है। लेकिन मैंने मतलब क्लास 11th के बेस से थोड़ा बहुत मैच खाते, इसको 11th अच्छे से आते हुए सब उसको समझ आ जाए। और फिर भी आपको अगर इस टॉपिक में से कुछ भी दिक्कत परेशानी आई है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इतना परेशान मत होना ये कि 100 नंबर का आने वाला है। अगर कभी आता है तो क्वेश्चन देखो ना, ये आता ही नहीं, इतना टफ है क्वेश्चन, पूछता ही नहीं है। मतलब ये एक अलग चीज है, पेपर में ज्यादातर आता नहीं। जो सिंपल आते हैं वो डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है कि मशीन को रिपेयर मान लिया, ट्रैवलिंग को मशीन मान लिया, इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। इजी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो पता ही चल जाएगा, जल गया, आग लग गई, चोरी हो गया, एबनॉर्मल लॉस है, उसको ऐड कर देना। कोई एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, वो एबनॉर्मल गेन उसे माइनस कर देना, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन बना लेना, प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से, और होमवर्क क्वेश्चन भी बनाना, ओके। अगली क्लास में पढ़ेंगे, हम लोगों ने गुडविल खत्म कर दिया। अगली क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर डब्ल्यूसीआर पढ़ेंगे, फिर एडमिशन की एंट्रीज, देन हिडन गुडविल, और फिर रिटायरमेंट, डेथ, और फिर खत्म हो जाएगा। तो अगले कोशिश करूंगा 10-12 दिन के अंदर, अगले 10-12 दिन में सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो आप पढ़ के जरूर आना, यहाँ तक प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे कॉमेंट्स बताना कि यहाँ तक कितना किया, बैकलॉग इकट्ठा हुआ कि नहीं। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।